हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने आप लोगों से वर्णमाला पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो आई होप आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों से हर एक चीज़ डीपली डिस्कस करी हुई है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, उनको किस आधार पर बांटा गया है, व्यंजन के बारे में हर एक चीज़ आप लोगों को बताई है, जिससे कि आप लोगों के पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर वर्णमाला से रिलेटेड आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर पाओ। और जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और जो भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आप लोगों से वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या। तो हमारे वर्णमाला में टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और टोटल वर्ण हमारे कितने होते हैं। तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। हमारे स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 33 और हमारे टोटल वर्ण होते हैं 52। गाइस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो गाइस ये क्वेश्चन आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। अगर खड़ी पाई वाले व्यंजन है उनको अगर हमें संयुक्त रूप देना है तो हमें उसकी खड़ी पाई को हटाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल होता है कंठ ओष्ठ दोनों। सो गाइस ये याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज जरूर होते हैं कि ओ का उच्चारण स्थल क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कंठ ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छा वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तालव्य के अंतर्गत आता है। मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई थी उस वीडियो में कि कैसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें कि कौन सा व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी और ट्रिक्स भी बताई थी, जिससे कि आप लोगों को कुछ भी याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का, गा, जा, फा ये ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो मैंने आप लोगों से बताया था हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा और आप लोग ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। मैंने आप लोगों को सबसे पहली लाइन यही लिखवाई थी कि सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और ए वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोग व के अंतर्गत हमारे अंक और आहा आते हैं। तो आई होप आप लोगों को याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, का उच्चारण स्थान है। तो का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पुनः इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह इनमें कौन सा द्वित्व व्यंजन है? तो गाइस पुनः
इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, ये 4 वर्ण आप लोगों को दिए जाएंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा है। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें एक ही अक्षर या एक ही वर्ण 2 बार यूज किया गया हो। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में देखिए ला 2 बार यूज किया गया है, तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे संयुक्त वर्ड टोटल कितने 4 होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को टिक करवाए थे कि 4 कौन कौन से होते हैं, छत्र क्या और ऋषि, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो छा हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर पे आते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञा हमारा किससे मिलके बना है, जा और या से। गाइस ये याद रखिएगा कि जा में हलंत जरूर लगा होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आप लोगों से पहले भी बताई थी कि आपको ऑप्शन में सिर्फ जा भी मिलेगा, लेकिन आप लोग टिक उसी को करोगे जिसमें हलंत लगा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। घा का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो घा हमारे किसके अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत आता है, यानी कि कंठ उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन में। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं। ठीक है, सो गाइज इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, छा वर्ण किसके योग से बना है। तो ये का और शा से मिलके बना होता है और इसमें भी हलंत जरूर लगा होना चाहिए। ठीक है, और जिसको भी इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही हो कि ये छा और ज्ञा ये सब कैसे मिलके बन रहे हैं, तो आप एक बार वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जो जीभ है उसका आगे का भाग जब एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि उच्छिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं, डा और ढा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओम कौन सा स्वर है। सो गाइस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि ओम हमारे किसके अंतर्गत आता है, प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार में बांटा गया है। सो गाइस मैंने आप लोगों को हर एक प्रकार बताए थे कि किस आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप आप लोगों को याद होगा कि होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो टोटल 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन हमारे वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि कोई भी वर्ग हो। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए समझा भी दिया है कि अगर का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अंगा होता है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि का, तीसरा यानी कि गा, 5वां यानी कि अंगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इसी के तरीके सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि महाप्राण व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं। तो सेम वही चीज है कि अगर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि पहला, तीसरा और 5वां हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं, दूसरा और चौथा हमारे क्या, महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो इसमें खा और घा हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो मैंने आप लोगों से बताया भी था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नोट पॉइंट में लिखवाया भी था कि स्पर्श व्यंजन को ही हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें सबसे कम टाइम लगता है यानी कि एक मात्रा का समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। डा और ढा कौन से व्यंजन है। तो डा के नीचे अगर बिंदी लगी और ढा के नीचे अगर बिंदी लगी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा, खा, सा, हा कौन से व्यंजन हैं। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे टोटल 4 होते हैं, शा, खा, सा, हा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ता और रा से मिलकर कौन सा वर्ण बनता है? तो ता और रा से मिलकर हमारा क्या बनता है? त्रा बनता है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब तो आप लोगों ने अभी तक कर ही लिया होगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू गाइज।